आज के लेसन का टॉपिक है मृत्यु के चरण। मृत्यु के चरण। आधुनिक विज्ञान की प्रगति के लिए परिभाषाएं मुख्य हैं। किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए उन्हें सबसे पहले उसको परिभाषित कर पाना चाहिए। किसी भी चीज को हम जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी परिभाषा समझ लें तो इजी हो जाती है। लेकिन जब मृत्यु की परिभाषा करने की बात आती है तो विज्ञान उलझ जाता है, नहीं कर पाता। मृत्यु के लिए उनके पास सबसे अच्छी परिभाषा है जीवन की अनुपस्थिति। विज्ञानियों के पास मृत्यु का मतलब क्या है कि जीवन खत्म हो गया। लेकिन फिर उनके पास जीवन के लिए कोई परिभाषा नहीं है। मृत्यु और जीवन से जुड़े सामाजिक चिकित्सिक चिक, सामाजिक चिकित्सक और कानूनी पहलुओं के कारण मृत्यु की परिभाषा करना या मृत्यु के समय को सही ढंग से तय करना एक आवश्यकता है। पहले उन्होंने कहा कि अगर सांस रुक गई तो व्यक्ति मर गया। लेकिन फिर कुछ लोग इस परिभाषा के अनुसार जो इस परिभाषा के अनुसार मृत घोषित कर दिए गए फिर से जीवित हो उठे और बवाल मच गया कि कैसे जीवित हो उठे, इनकी तो सांस बंद हो गई थी। तो वे एक कदम आगे बढ़े और कहा कि अगर नाड़ी बंद हो जाती है, दिल धड़कना बंद कर देता है तो मृत्यु है। लेकिन फिर से सांसें और दिल के रुक जाने पर भी लोगों में जीवन वापस आ जाता है। आज उनके पास परिभाषित शब्दों का संग्रह है। ये बातें जो हैं कई सालों पहले हुई थी। एक शोध किया गया जिसमें संत कह रहे हैं कि मुझे बुलाया गया और मेरे गामा तरंगों की जांच करना चाहते थे। तो ये मस्तिष्क में स्नायु कंपन के स्वरूप हैं जो मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्शाते हैं। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये क्या है या मेरे मस्तिष्क में है भी नहीं। तो मैं इस तरह के आम तौर पे गुजरना नहीं चाहता था। लेकिन उस दिन वायदे के कारण मैं मान गया। उन्होंने मुझे 14 इलेक्ट्रॉन से जोड़ दिया और मुझसे ध्यान करने को कहा। मैंने कहा मुझे नहीं पता ध्यान कैसे किया जाता है। तो वे थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा आप तो सबको ध्यान सिखाते हैं। बोले हाँ, मैं सिखाता हूँ, लेकिन मैं लोगों को ध्यान इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि निश्चल होकर कैसे बैठे। वास्तव में ध्यान जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल निश्चलता है जिसके बहुत सारे स्तर हैं। क्योंकि लोगों को निश्चलता सिखाना बहुत मुश्किल है, तो ध्यान को एक मध्यवर्ती शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
तो मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं निश्चल होकर बैठ जाऊंगा, सभी स्तरों पर पूरी तरह। इसके बाद वे बोले, ठीक है। तो मैं बैठ गया। लगभग 15 मिनटों बाद उन्होंने किसी धातु की चीज से मेरे घुटनों पर चोट करनी शुरू कर दी। उसके बाद मेरे टखनों पर, फिर मेरी कोहनियों पर। आप जानते ही हैं कि ये वो विशेष स्थान है जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होता है। मैंने सोचा ये उनके प्रयोग का हिस्सा होगा और मैं चुप रहा। ये लगातार किया जा रहा था और दर्दनाक बन गया मेरे लिए। तब मैंने धीरे से आंखें खोली और पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? सबने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। मैंने कहा, आप सब इस तरह क्यों देख रहे हैं? उन्होंने कहा, हमारे मॉनिटर में कोई संकेत नहीं आ रहा है। वे कोई गतिविधि नहीं दिखा रहे हैं। हमारी मशीनों के अनुसार आप मर चुके हैं। मैंने कहा, ये आपकी जांच का सबसे बड़ा नतीजा है। उसके बाद उन्होंने कहा, या तो आप मर चुके हैं या आपका दिमाग मर चुका है। मैंने कहा, मैं पहले वाला मान लेता हूँ कि मैं मर चुका, यही मेरे लिए ठीक है, लेकिन मुझे दिमागी तौर पर मरा मत कहिए, ये अपमानजनक है। यही होता है जब आप मशीनों को मृत्यु का फैसला करने देते हैं। मॉनिटरों पर आपकी सांस का रुकना, दिल का रुकना या आपके मस्तिष्क का संकेतहीन हो जाना मृत्यु नहीं है। जब भौतिक शरीर से पंच प्राण पूरी तरह निकल जाते हैं तभी मृत्यु है। जब सांस बंद हो जाती है या जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह हो जाती है तो प्राणों का निकास समय के साथ धीरे धीरे होता है। सभी प्राण एक ही पल में शरीर को नहीं छोड़ते। उनके निकलने का एक निश्चित स्वरूप होता है। इसे कुछ सरल तरीकों से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए ये अच्छी तरह दर्ज किया जाता है कि अगर आप एक मृत शरीर को 2 से 3 दिनों तक रखें तो आप देखेंगे कि उनके बाल बढ़ेंगे। अगर वह एक आदमी रहा तो दाढ़ी बनाता हो तो उसके चेहरे के बालों को देख सकते हैं, उसके नाखून भी बढ़ेंगे। इसलिए जिन देशों में वे मृत शरीरों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं तो देखभाल करने वाले नाखूनों को काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि चमड़ी सूख गई है या सिकुड़ गई। इन चीजों का थोड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाल और नाखून एक तरह से खास हैं, क्योंकि शरीर के उन हिस्सों में आपके जीवित रहते हुए भी कोई संवेदना नहीं होती। इन हिस्सों में संवेदना नहीं होने का कारण है कि आपके जीवित रहते हुए भी उनमें प्राणवायु नहीं होती, लेकिन दूसरी सभी वायु मौजूद होती है। इसलिए मृत्यु के तुरंत बाद जब प्राण वायु शरीर से निकल जाती है
तो शरीर के इन भागों पर असर नहीं पड़ता।